मुझसे बिगड़ गए तो रकीबों की बन गई, गैरों में बट रहा है मेरा एतबार आज। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। सावधान, आप कैमरे की निगरानी में हैं या ऊपर वाला सब देख रहा है। इस तरह के चेतावनी भरे वाक्य अक्सर बाजारों में, दुकानों में या धार्मिक स्थलों में देखने को मिल जाते हैं। इनका मकसद यही होता है कि आम जनता को कुछ भी गलत करने से रोका जाए और ये बताया जाए कि अगर जानबूझकर कोई गलत कर रहा है या आपने कुछ गलत काम किया तो कैमरा आपकी गलती पकड़ लेगा। बिल्कुल इसी अंदाज में देश में फिलहाल यही चेतावनी अघोषित तरीके से सुनाई दे रही है। सावधान इंडिया, ये बात अब बिना कहे सुनने और समझने का वक्त आ गया है। वाकई कोई है जो आप पर निगाह रख रहा है, कोई है जो आपकी बातें सुन रहा है, कोई है जो आपकी लिखी हर बात को पढ़ रहा है और कोई है जो न जाने आपकी जानी अनजानी सारी बातों को देख रहा है। इस निगरानी का मकसद किसी गलत काम को रोकना है या कुछ और है, इस बात का खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन इतना तय है कि इस निगरानी से फिलहाल देश की राजनीति गरमाई हुई है। सरकार जैसे हर बात पर अनजान बनकर चुप्पी साध लेती है, वैसे ही इस बार भी सरकार को कुछ नहीं पता है। सरकार की इस बेखबरी को देखकर कभी कभी आश्चर्य होता है कि आखिर इतना बड़ा देश किस तरीके से सरकार चला रही है। किसी विदेशी सॉफ्टवेयर के जरिए देश के महत्वपूर्ण यानी कि खास लोगों की जासूसी हो रही है और सरकार कहती है कि इसमें कोई उसका हाथ नहीं है। लेकिन क्या इस जवाब से सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो सकती है? अगर सरकार का हाथ नहीं है तो क्या सरकार को इस बात की पड़ताल नहीं करनी चाहिए कि उसके रहते आखिर ये गुस्ताखी किसने की और क्यों की? सरकार की इस बेरुखी और बेफिक्री के बाद अगर सावधान इंडिया का नारा लगाना पड़े तो गलत क्या है? तो आज आईने की नजर से इसी बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर देश में निगरानी का ये वायरस कितना खतरनाक है और ये किन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। क्यों जासूसी के मुद्दे पर विपक्ष ने राजद्रोह की बात कही है और ये भी देखेंगे कि देश की राजनीति में किस तरह बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी जासूसी पर क्या कहा और क्यों अमित शाह से इस्तीफा मांगा। Pegasus is classified by the Israeli state as a weapon, and that weapon is supposed to be used against terrorists. The Prime Minister and the Home Minister have used this weapon against the Indian state and against our institutions. They have used it politically, they have used it in Karnataka, they have used it to scuttle probes, they have used it against the Supreme Court, they have used it against all the institutions of this country. The only word for this is treason. There is no other word for this. Right? And this has to be investigated and the Home Minister has to resign. तो सुना आपने राहुल गांधी ने किस तरह पैगासस को लेकर सरकार से सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि सरकार ने पैगासस का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया और मेरा भी फोन टैप हुआ है। दरअसल हम देखते हैं कि अक्सर विपक्ष के बिखरे होने का फायदा सरकार उठाती है, लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि जासूसी कांड पर विपक्ष एकजुट है। इस पूरे मामले के लिए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस कारनामे पर गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच होनी चाहिए। बल्कि राहुल गांधी ने उस राजद्रोह शब्द का इस्तेमाल सरकार को घेरने के लिए किया जिसे अक्सर सरकार अपने हथियार बनाकर विरोधियों पर इस्तेमाल करती है। पैगासस जासूसी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम भी उन लोगों में शामिल है जिनके फोन पर इस सॉफ्टवेयर के जरिए निगाह रखी जा रही थी। राहुल गांधी ने अपनी जासूसी पर खुलकर कहा कि वे किसी से डरते नहीं हैं और न ही उनके पास कुछ छिपाने के लिए है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि इसका इस्तेमाल सरकार राजनीतिक हथियार की तरह कर रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने इस काम की तुलना राजद्रोह से करते हुए मांग की कि पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा भी मांगा। राहुल गांधी ने कुछ वाजिब सवाल उठाए। क्या हम आप पैगासस खरीद सकते हैं? कौन इसे खरीद सकता है? कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है? ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं राहुल गांधी का जवाब देते हुए बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी को अपना फोन जांच एजेंसियों के पास जमा कर देना चाहिए ताकि ठीक से इस केस की जांच हो सके। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पैगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारतीयों की जासूसी करने संबंधी खबरों को लेकर कहा, जब देश में नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था पहले से है, तब अनधिकृत व्यक्ति के जरिए अवैध तरीके से निगरानी संभव नहीं है।
गजब हाल है इस सरकार का। बिना जांच पड़ताल के इतने बड़े मामले में कह दिया कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से निगरानी संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो सरकार यही बता दे कि इतने सारे लोगों के नाम जासूसी की लिस्ट में क्यों और कैसे आए। बिना आग के तो धुआं नहीं उठता, लेकिन सरकार न आग को ढूंढने की कोशिश कर रही और न ही धुएं की उसे परवाह है। भाजपा का तो यह भी कहना है कि यह मामला संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले जानबूझ करके उठाया गया है। भाजपा की तरफ से कहा गया है कि यह आरोप एक तरह से भारतीय लोकतंत्र की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। भाजपा की इन बातों पर अब हंसी भी नहीं आती है। आखिर कितनी बार और कितनी बातों को भाजपा अंतर्राष्ट्रीय छवि से जोड़ने की कोशिश करेगी? जम्मू कश्मीर का मामला हो या किसानों का मामला हो या फिर जासूसी का मामला हो, हर बात पर भाजपा का एक ही जवाब है कि यह देश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश है। दरअसल ऐसा लगता है जैसे आंसरिंग मशीन में एक ही जवाब भर दिया गया है जो बार बार एक जैसे बजता रहता है। पेगासस से जासूसी अकेले भारत में नहीं हुई है, बल्कि दुनिया के कई देशों में हो रही है और कई देश इसकी पड़ताल करने में, जांच करने में जुट भी गए हैं। यह कैसे संभव है कि इन सब लोगों का लक्ष्य यानी कि एम भारत की छवि को बिगाड़ना है? और अगर ऐसा है तब तो सरकार को ज्यादा मुस्तैदी के साथ मामले की तह तक जाने की जरूरत है और उसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सरकार तो जासूसी की बात से ही इनकार कर रही है। खैर, सरकार क्या करती है, क्या कर रही है, इस पर देश की जनता की नजर तो टिकी रहती ही है और इसके लिए किसी स्पाईवेयर या सॉफ्टवेयर की जरूरत भी नहीं है। यह लोकतंत्र है और यहां 5 साल में जनता अपना फैसला सुना देती है। खैर, आइए ये देख लेते हैं कि जासूसी की जिस बात से सरकार पीछे हट रही है उसकी लिस्ट इतनी बड़ी क्यों हो चुकी है। इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस स्पाईवेयर के बारे में दुनिया भर के 17 मीडिया संस्थानों ने पिछले दिनों खुलासा किया कि इसके जरिए कई खास लोगों के फोन में ताक झांक की जा रही है। इसमें 300 से ज्यादा इंडियन मोबाइल फोन नंबर मौजूद हैं जो राजनेताओं, पत्रकारों, अधिकारियों, व्यवसायियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के हैं। द वायर ने इन नामों को सार्वजनिक किया है, जिनमें पत्रकारों में द वायर के संस्थापक संपादक एम.के. वेणु और सिद्धार्थ वरदराजन, इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व पत्रकार सुशांत सिंह, ईपीडब्ल्यू के पूर्व संपादक परंजय गुहा ठाकुरता, आउटलुक के पूर्व पत्रकार एसएनएम आब्दी, हिंदू की पत्रकार विजेता सिंह, विदेश मामलों की रिपोर्टिंग करने वाली पत्रकार स्मिता शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के कार्यकारी संपादक शिशिर गुप्ता, स्वतंत्र पत्रकार रोहिणी सिंह, द वायर के राजनयिक संपादक देवी रूपा मित्रा, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक प्रशांत झा, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा, स्वतंत्र पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी, राहुल सिंह, हिंदुस्तान टाइम्स के रक्षा संवाददाता, औरंगजेब नक्शबंदी, हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व राजनीतिक रिपोर्टर, रितिका चोपड़ा, इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार, मुजमिल जलील, इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार जो कश्मीर को कवर करते हैं। इसके अलावा इंडिया टुडे के पत्रकार संदीप उन्नीथन, जे गोपी कृष्णन द पायोनियर के एक खोजी रिपोर्टर, सैकत दत्ता, इफ्तिकार गिलानी, पूर्वोत्तर स्थित फ्रंटियर टीवी के प्रधान संपादक मनोरंजन गुप्ता, बिहार के पत्रकार संजय श्याम, पंजाबी दैनिक रोजाना पहरेदार के प्रधान संपादक जसपाल सिंह हेरन और झारखंड के फ्रीलांस पत्रकार रुपेश कुमार, राजनेताओं में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के करीबी अलंकार सवाई, सचिन राव, राहुल गांधी के सहयोगी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, टीएमसी सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, पूर्व आईएएस अधिकारी और कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद सिंह पटेल, कैबिनेट मंत्री, उनकी पत्नी, सचिव, सहायक, रसोइया और माली, प्रवीण तोगड़िया, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रमुख, प्रदीप अवस्थी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के निजी सचिव, संजय काचरू, एक कॉर्पोरेट कार्यकारी और स्मृति ईरानी के जानकार, जी परमेश्वर, कर्नाटक के जनता दल एस कांग्रेस गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री, सतीश, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के निजी सचिव, वेंकटेश, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निजी सचिव, मंजूनाथ मुदगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस के अध्यक्ष एच.डी. देवेगौड़ा के सुरक्षाकर्मी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, आलोक वर्मा, सीबीआई के पूर्व प्रमुख, उनकी पत्नी, बेटी और दामाद सहित 8 लोग, राकेश अस्थाना, तत्कालीन सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी, ए.के. शर्मा, सीबीआई के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी, उद्योगपति अनिल अंबानी, रिलायंस एडीएजी में कॉर्पोरेट संचार प्रमुख टोनी जेसुदासन, वेंकट राव पेसीना, भारत में दसॉ एविएशन के प्रतिनिधि, इंद्रजीत सियाल, साब इंडिया के पूर्व प्रमुख, प्रत्यूष कुमार, बोइंग इंडिया के प्रमुख, हरमनजीत नागी, फ्रांसीसी ऊर्जा फर्म ईडीएफ के प्रमुख। इनके अलावा एल्गार परिषद केस में आरोपी हैनी बाबू एमटी, रोना विल्सन, वर्णन गोंजाल्विस, आनंद तेलतुंबड़े, शोमा सेन, गौतम नवलखा, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज, तेलुगु कवि बर्बरा राव की बेटी पवना, एल्गार मामले में आरोपी वकील सुरेंद्र गाडलिंग की पत्नी मीनल गाडलिंग,
सुरेंद्र गाडलिंग के वकील और सहयोगी निहाल सिंह राठौर, जगदीश मेश्राम एक और वकील जो सुरेंद्र गाडलिंग से जुड़े हैं, यूएपीए सहित कई मामलों के आरोपी मारुति कुर्वाटकर, इनके अलावा शालिनी गेरा एक वकील जिन्होंने सुधा भारद्वाज का प्रतिनिधित्व किया, अंकित ग्रेवाल सुधा भारद्वाज के करीबी कानूनी सहयोगी, जैसन कूपर केरल स्थित अधिकार कार्यकर्ता जो आनंद तेलतुंबड़े के मित्र हैं, रूपाली जाधव सांस्कृतिक मंडली कबीर कला मंच की सदस्य, लालसू नागोटी वकील जो महेश राउती का करीबी सहयोगी हैं, जो एल्गार परिषद मामले के आरोपी भी हैं, सोनी सोरी आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता जो बस्तर में स्थित हैं, लिंगाराम कोडोपी एक पत्रकार और सोनी सोरी के भतीजे, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष, राकेश रंजन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सहायक प्रोफेसर, अशोक भारती अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष, उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, अनिर्बान भट्टाचार्य जेएनयू का एक और पूर्व छात्र जिसे खालिद के साथ देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, बंज्योत्सना लाहिड़ी जेएनयू की छात्रा, बेला भाटिया छत्तीसगढ़ में स्थित एक वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता, शिव गोपाल मिश्रा रेलवे यूनियन के नेता, अंजनी कुमार दिल्ली स्थित श्रम अधिकार कार्यकर्ता, आलोक शुक्ला कोयला खनन विरोधी कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक, सरोज गिरी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, शुभ्रांशु चौधरी बस्तर स्थित कार्यकर्ता, संदीप कुमार राय बीबीसी के पूर्व पत्रकार और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, खालिद खान संदीप कुमार राय के एक सहयोगी, इप्सा शताक्षी झारखंड की एक कार्यकर्ता, एसएआर गिलानी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिन्हें संसद बम विस्फोट मामले में बरी कर दिया गया, जी हरगोपाल एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, वसंत कुमारी दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर, राकेश रंजन दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, जगदीश छोकर वॉचडॉग एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सह संपादक, सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व कर्मचारी, पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई से जुड़ी महिला, गगनदीप कांग भारत के अग्रणी वायरोलॉजिस्ट में से एक जो निपाह वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल थे, और हरी मेनन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के भारतीय प्रमुख सहित कई लोग इस सूची में शामिल हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बसे या अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों में अधिकतर में एक बात कॉमन है कि ये जन अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं या सरकार के फैसलों का मुखर विरोध करते हैं या फिर देश की सुरक्षा से जुड़े नाजुक मसलों पर काम करते हैं। राहुल गांधी जैसे धुर विरोधी से लेकर के अश्विनी वैष्णव जैसे विश्वास पात्र लोगों का नाम अगर उस सूची में है जिनकी कथित तौर पर जासूसी के आरोप सरकार पर लग रहे हैं, तो फिर सरकार को इस बात से पल्ला झाड़ने की जगह जवाब देने के लिए आगे आना चाहिए। कम से कम राहुल गांधी के उठाए सवालों पर जवाब देने का जिम्मा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह को तो उठाना ही चाहिए, ताकि शक या संदेह की धुंध जो है वो देश में छा गई है उसे दूर हो सके। लेकिन सरकार इस पर अपने बड़बोले प्रवक्ताओं को जवाब देने के लिए आगे कर रही है और देश में गोदी मीडिया इस बात पर बहस कर रहा है कि राहुल गांधी को कौन सा आम अच्छा लगता है और आम के जरिए वो देश को क्यों बांट रहे हैं। दरअसल देश को ऐसी फिजूल की बातों में उलझाकर मीडिया जरूरी मसलों से ध्यान हटाना चाह रहा है। वैसे कुछ लोग हैं जो इस मसले के आर्थिक पहलू पर भी सवाल उठा रहे हैं, जैसे प्रशांत भूषण और सुब्रमण्यम स्वामी। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। पैगासस मामले में देश में बढ़ती सियासी गर्माहट के बीच वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और सुब्रमण्यम स्वामी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बड़े खर्चों की ओर देश का ध्यान दिलाया है। प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, 2016-17 में एनएसए का बजट 33 करोड़ 17 लाख रुपए था। अगले साल ये 10 गुना बढ़कर 333 करोड़ रुपए हो गया, क्योंकि 300 करोड़ रुपए साइबर सिक्योरिटी R&D के नाम पर जोड़ दिए गए। यही वो साल था जब एनएसओ यानी पैगासस मैलवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी को कई 100 करोड़ रुपए विपक्ष, पत्रकारों, जजों, इलेक्शन कमीशन और तमाम एक्टिविस्ट की पैगासस के जरिए साइबर हैकिंग करने के लिए दिए गए। वाह! अपने ट्वीट में प्रशांत भूषण ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए हैं। इनमें दिख रहा है कि 2016-17 में एनएससी का बजट 33 करोड़ रुपए था, जो 2017-18 में बढ़कर करीब 333 करोड़ रुपए हो गया। इसी आधार पर प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया। आपको बता दें कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी एनएससी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अधीन आता है। देश के अंदर और बाहर के हालात से जुड़े रणनीतिक और सुरक्षा संबंधित मसलों पर और खुफिया मसलों पर सरकार को सलाह देना एनएससी का काम है। प्रशांत भूषण का कहना है कि एनएससी का जो बजट बढ़ा है उसका एक बड़ा हिस्सा साइबर सिक्योरिटी के नाम पर बढ़ाया गया है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने साइबर सिक्योरिटी R&D के नाम पर बजट बढ़ाए जाने को लेकर 23 जुलाई को ट्वीट किया। आज संसद की लाइब्रेरी में मैंने भारत के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय के बजट की जानकारी मांगी। 2014-15 में 44 करोड़ रुपए,
2016-17 में 33 करोड़ रुपए और 2017-18 में 333 करोड़ रुपए। इतना इजाफा क्यों? क्योंकि एक नई चीज जोड़ी गई, साइबर सिक्योरिटी R&D। मोदी सरकार के प्रवक्ता को बताना चाहिए कि ये बढ़े हुए 300 करोड़ आखिर गए कहां। सरकार जासूसी के सवाल पर पल्ला झाड़ सकती है, लेकिन जब आंकड़े बता रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी के नाम पर सैकड़ों करोड़ का बजट रखा गया, तो सरकार को जवाब देना ही चाहिए कि आखिर ये कैसी सुरक्षा का इंतजाम सरकार ने किया है, जहां कई लोग इस बात पर संदेह कर रहे हैं, शक जता रहे हैं कि उनके फोन की जासूसी हो रही है। सरकार अगर हर बात पर चुप रहने का अपना रवैया नहीं बदलती है, तो कहीं ये ना हो कि जनता सरकार बदलने का मन ही बना ले। वैसे भी विपक्षी दल अब इसकी तैयारी में जुट गए हैं। सरकार पिछले 7 साल से काफी मौज में थी, क्योंकि उसके सामने मजबूत विपक्ष नहीं था। अलग अलग मंचों से सरकार के खिलाफ आवाज तो उठती थी, लेकिन विपक्षियों में एकजुटता न होने की वजह से सरकार पर उस तरह का दबाव नहीं पड़ पाता था। मगर अब ऐसा लगता है कि विपक्ष की नींद टूट रही है। पेगासस से लेकर किसानों तक के मुद्दे पर विपक्ष सरकार की खूब खबर ले रहा है। किसान खुद अपनी संसद लगाए बैठे हैं, जिससे सरकार पर दबाव बन रहा है। इसके अलावा विपक्षी दल भी जिस तरह रोजाना सरकार का घेराव कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि संसद पर एक छत्र राज्य की सरकार की कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। विपक्ष ने अब तीसरे मोर्चे की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसकी कमान फिलहाल ममता बनर्जी ने संभाली है। ममता भाजपा को पहले ही खेला होबे की चेतावनी दे चुकी हैं और अब इसी हफ्ते दिल्ली आकर वो कांग्रेस, एनसीपी, सपा, राजद जैसे दलों के तमाम नेताओं से मिलकर नई रणनीति बना सकती हैं। संसद के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी अब कुछ और आक्रामक दिख रहा है। पंजाब से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस अपने अंदरूनी झगड़ों को निपटाकर अगले चुनाव के लिए नए सिरे से कांग्रेस मजबूत हो रही है। हाल ही में राहुल गांधी का एक वीडियो संदेश सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को निडर लोगों की जरूरत है और ऐसे कई लोग जो पार्टी से बाहर हैं, उन्हें पार्टी में लाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के अंदर कई लोग हैं जो डरते हैं और ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। जाहिर है कि कांग्रेस अब पुराने डर और अड़चनों को हटाकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के तेवर ये बतला रहे हैं कि अब देश में सत्ता हासिल करना भाजपा के लिए पहले की तरह आसान नहीं रहेगा। राम मंदिर जैसे कुछ मुद्दों को भरपूर भुना करके भाजपा ने खूब राजनीति कर ली। अब नए मुद्दे सिर उठाकर खड़े हो रहे हैं। इनका सामना करने के बिना आगे बढ़ना काफी मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। खैर, शायर फरीद पर्वती ने ठीक ही फरमाया है कि किसी पे करना नहीं एतबार मेरी तरह, किसी पे करना नहीं एतबार मेरी तरह, लुटा के बैठोगे सब्र करार मेरी तरह। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।